तो नमस्कार दोस्तों, एनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे न्योनेटल जॉन्डिस के बारे में। यह टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। नर्सिंग एग्ज़ाम्स में 10 एग्ज़ाम में से लगभग 6 एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टोटल 10 एग्ज़ाम में से कितनी 6 एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, ये थ्योरी पढ़ेंगे, इस थ्योरी के अलावा आपको कहीं से भी अदर कंटेंट लेने की ज़रूरत या आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है न्यूनेटल जॉन्डिस। इसका दूसरा नाम क्या है? हाइपर बिलीरुबिनीमिया। हाइपर, इसमें किसका लेवल बढ़ जाता है? बिलीरुबिन का, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर बिलीरुबिनीमिया। और इसको एक और नाम से जानते हैं, इक्ट्रस न्यूनेट्रम, मतलब येलोविश डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन के ऊपर। कौन सा येलोविश डिस्कलरेशन। तो चलो अब इसका दूसरा नाम हो गया है येलोविश डिस्कलरेशन, इक्ट्रस न्यूनेट्रम को हम बोलते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या है इसकी? तो येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड टिश्यू ड्यू टू इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल इस कॉल्ड न्यूनेटल जॉन्डिस। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? इसमें बिलिरुबिन का लेवल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? स्किन और टिश्यू के ऊपर, स्किन और किसके ऊपर? टिश्यू के ऊपर कौन सा कलर हो रहा है? येलोविश। तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होना कि येलो कलर होता है या ब्लू कलर होता है। ब्लू कलर के किसमें देखने को मिलता है? साइनोसिस में। किसमें? ब्लू डिस्कलरेशन किसमें देखने को मिलता है? यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जॉन्डिस में कौन सा डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, तो आपको आंसर क्या देना है? येलोविश डिस्कलरेशन। कौन सा? येलोविश, ना कि ब्लूइश। ब्लूइश किस में देखने को मिलता है? साइनोसिस में। तो इस डेफिनेशन में मीनिंग है, इसमें बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से स्किन और टिश्यू में येलोविश डिस्कलरेशन हो जाता है। कौन सा? येलोविश। और इसमें हम न्यूनेटल, इसे हम किस नाम से जानते हैं? न्यूनेटल जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? न्यूनेटल जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। अब हम आगे बात करेंगे, इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है? नॉर्मल लेवल होता है 0.3 से 1.3 mg/dl। कितना? 0.3 से 1.3 mg/dl। अब जॉन्डिस जो होता है एडल्ट में हम कब बोलेंगे? जब इसका लेवल मोर देन 2 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? जॉन्डिस। अब यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है सीएचओ में कि जो जॉन्डिस होता है उसमें न्यूनेटल का जो लेवल होता है जॉन्डिस का कितना होता है? तो मोर देन 5 mg। कितना होता है? न्यूनेटल में होता है मोर देन 5 mg, और एडल्ट में होता है 2 mg/dl, मोर देन। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आया था कि बिलिरुबिन जो है वह कैसे बनता है। तो दोस्तों बिलिरुबिन कैसे बनता है, किसी को पता है? बिलिरुबिन कैसे बनता है? तो चलो सुनो। बिलिरुबिन जो है ये आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। कितना होता है? 120 डेज। तो जब आरबीसी टूटती है तो उससे बनता है हीमोग्लोबिन। इसकी बात प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे। कुल मिला के हमें इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अगर हमें यह समझ में आ गया कि बिलिरुबिन कैसे बन रहा है और कैसे बॉडी से बाहर जा रहा है, तो पूरा हमें न्यूनेटल जॉन्डिस समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, देखना आप। जो बिलिरुबिन बनता है कैसे? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो उससे बनता है, क्या बनता है? हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा? आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से बनता है हीमोग्लोबिन। अब जो ये हीमोग्लोबिन बन रहा है ये कितने पार्ट में टूट रहा है फिर? हीम प्लस ग्लोबिन। हीम प्लस ग्लोबिन। अब जो ग्लोबिन बनेगा ये तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होकर इसको बॉडी क्या करेगी? वापस से क्या करेगी? यूटिलाइज करेगी। क्या करेगी? वापस से यूटिलाइज करेगी। अब जो ये हीम बन रहा है ये आगे जाके क्या काय में कन्वर्ट होता है? बिलीवर्डिन में। काय में कन्वर्ट होता है? देखो दोस्तों, बिलीवर्डिन में। ये काय में कन्वर्ट हो गया? बिलीवर्डिन में। अब बिलीवर्डिन में ये देखो बिलीवर्डन में कन्वर्ट हो गया। अब बिलीवर्डन में कन्वर्ट होने के बाद ये अनकॉन्जुगेटेड, किस में? अनकॉन्जुगेटेड। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो गया तो ये है लिपिड सोल्यूबल। कौन सा? लिपिड सोल्यूबल। लिपिड किसको बोलते हैं हम? फैट को। तो फैट, अब ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन किसके पास जाएगा? ब्लैडर के पास जाएगा बाहर निकलने के लिए। तो ब्लैडर में क्या होता है? वाटर होता है, यूरिन होता है। तो यूरिन के साथ ये घुलेगा नहीं। जैसे हम किसी फैट को लेंगे, मतलब घी लेंगे, उसको हम पानी में डालेंगे तो घी
पानी के साथ नहीं घुलेगा, ऊपर ही तैरेगा। इसी प्रकार से यह भी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन वहाँ पर यूरिन में नहीं घुलेगा। तो अब इस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को इसका एक मित्र होता है, कौन? लीवर। लीवर इसका क्या होता है? मित्र होता है। तो ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है लिपिड सोल्यूबल है, यह जाएगा किसके पास? लीवर के पास। लीवर से हेल्प मांगेगा, लीवर को बोलेगा कि मुझे आप ऐसा बनाओ कि मैं पानी में घुल जाऊँ। तो लीवर इसको क्या करेगा? अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड में चेंज कर देगा किसी एंजाइम्स के द्वारा। अभी अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड में चेंज हो गया, वाटर सोल्यूबल हो गया। तो ये वाटर सोल्यूबल होने के बाद कहाँ जाता है? लीवर से बाइल में मिक्स होकर कहाँ चला जाता है? इंटेस्टाइन में। कहाँ चला जाता है? हमारी छोटी आंत में। इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। देखो, एक स्ट्रोकोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन। मतलब स्ट्रोकोबिलिनोजन स्टूल से ये एक्सिट आउट बाहर हो जाएगा और यूरोबिलिनोजन से यूरिन के थ्रू ये कहाँ बाहर निकल जाएगा। तो ये तो इसकी प्रोसेस होगी, किसकी? बिलीरुबिन की। बिलीरुबिन बनता कैसे है, पूरी इसकी प्रोसेस हो गई। हीमो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा 120 डेज के दिन। तो जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा तो उसमें से बनेगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो भाग में टूटेगा, हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन जो है ये हमारी बॉडी वापस इसको क्या करेगी? यूटिलाइज कर लेगी। और हीम है, इससे बनेगा बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन से क्या बनेगा? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को लीवर कन्वर्ट कर देता है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। उसके बाद ये कॉन्जुगेटेड होकर बाइल के साथ मिक्स होकर इंटेस्टाइन में जाता है। कहाँ जाता है? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन से दो पार्ट में डिवाइड होता है, स्ट्रोकोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन। स्ट्रोकोबिलिनोजन से मतलब ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, स्ट्रोकोबिलिनोजन हम किसको कहते हैं? जो स्ट्रोकोबिलिनोजन जो बाइल जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है उसको हम बोल रहे हैं स्ट्रोकोबिलिनोजन। मतलब स्टूल के साथ मिक्स होकर ये कहाँ चला जाता है? एक बॉडी से एक्सिट आउट हो जाता है। और यूरोबिलिनोजन को किसको बोलते हैं हम? ये यूरिन के साथ मिक्स होकर बॉडी से वाश आउट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जॉन्डिस के टाइप्स। कितने टाइप्स के जॉन्डिस होते हैं? तो टाइप्स ऑफ जॉन्डिस दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और एक होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। एक होता है फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखो दोस्तों। इट अकर ड्यू टू नॉर्मल बॉडी फंक्शन। इसमें नॉर्मल बॉडी फंक्शन नॉर्मल करती है और न्यूनेटल डिसीज कंडीशन इज नॉट प्रेजेंट। इसमें बॉडी नॉर्मल फंक्शन करती है और बच्चे में कोई डिसीज देखने को नहीं मिलती। किसमें? फिजियोलॉजिकल में। जबकि पैथोलॉजिकल में डिसीज कंडीशन देखने को मिलती है। फिजियोलॉजिकल में कोई भी डिसीज कंडीशन देखने को नहीं मिलती है, जबकि पैथोलॉजिकल में डिसीज कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके इटियोलॉजी, क्या कारण है कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो रहा है? तो इसमें तीन कारण है मुख्यतः। एक है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया मतलब ये क्या होता है? तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, पॉलीसाइथेमिया क्या होता है। ये जो एनीमिया होता है, एनीमिया में क्या होता है? ब्लड और आरबीसी होता है, इसका काउंट क्या होता है? कम हो जाता है। और पॉलीसाइथेमिया इसका विपरीत है। एनीमिया का विपरीत क्या है? पॉलीसाइथेमिया। इसमें ब्लड और आरबीसी का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि पॉलीसाइथेमिया से कैसे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो रहा है। कैसे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो रहा है? तो जैसे कि ये क्या है? एनीमिया का विपरीत है। अब हम बात करते हैं कि एडल्ट के अंदर नॉर्मल आरबीसी 4.5 से 5.5 होती है। कितनी? 4.5 से 5.5। और बच्चों के अंदर होती है 6.8 मिलियन। कितनी होती है? 6.8 मिलियन। तो अब ज़्यादा किसके अंदर हो रही है? बच्चों के अंदर। अब बच्चों के अंदर लाइफ स्पान भी कम होता है। कितना होता है? 80 दिन का ही होता है। और बड़ों के अंदर होता है 120 दिन का आरबीसी का लाइफ स्पान। तो अब कम लाइफ स्पान किसका है? एडल्ट का। और ज़्यादा किसका है? चाहे न्यूनेट का, बच्चों का। तो 6.8 मिलियंस मतलब 6 आरबीसी किस में टूट रही है? 6 मिलियन बच्चों में टूट रही है। और 4 मिलियन किस में टूट रही है? 4.5 मिलियन बड़ों में टूट रही है। तो किस में ज़्यादा टूट रही है? बच्चों में ज़्यादा टूट रही है। तो जस्ट बच्चों में आरबीसी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी तो ये बिलिरुबिन के लेवल को बढ़ाएगी। ज़्यादा आरबीसी टूटेगी, जितनी ज़्यादा आरबीसी टूटेगी, हम जितना बिलिरुबिन बनाते हैं उसकी तुलना में बच्चा ज़्यादा बनाएगा। इस वजह से बच्चे में जॉन्डिस का खतरा ज़्यादा होता है इसके अंदर। यही कारण है इसका।
और दूसरा कारण है डिक्रीज लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। तो इसका कारण ये है कि हमारे अंदर जो है एडल्ट के अंदर लाइफ स्पान कितना होता है 120 दिन का, और बच्चों के अंदर कितना होता है 80 दिन का। अब इसमें हम कंपेरेटिव बात करते हैं, तुलना करते हैं। तो बच्चे के पास जो आरबीसी है और जो इसका जीवन काल भी क्या होता है, कम होता है। कितना होता है, 80 दिन ही होता है, और हमारा कितना होता है 120 दिन होता है। तो इसकी कंपेरेटिव तुलना की जाए तो यह नॉर्मल बात है, लेकिन क्या होता है, यह भी एक जॉन्डिस का कारण होता है, क्योंकि आरबीसी ज़्यादा टूटती है, जल्दी जल्दी टूटती है। इसमें 80 दिन में ही टूट जाती है, हमारे 120 दिन में टूटती है। तो ये भी एक जॉन्डिस का क्या कारण होता है, डिक्रीज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। एक और होता है इनमेच्योर लीवर। अगर लीवर ही मेच्योर नहीं है, अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में चेंज करने का मुख्य जो होता है स्रोत होता है, वो कौन होता है, लीवर होता है। अब लीवर ही मेच्योर नहीं है तो अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन बना है वो कॉन्जुगेटेड में चेंज नहीं होगा, और इसमें क्या होता है, और वो कौन करता है, यूजीपीजीटी एंजाइम करवाता है। कौन सा एंजाइम कराता है, यूजीपीजीटी एंजाइम। तो अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन बना है वो कन्वर्ट नहीं होगा किसमें, कॉन्जुगेटेड में। तो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता रहेगा। क्या रहेगा, ये तीनों कारण किसके हैं, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के। किसके, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के। तो दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास बहुत ही जल्द शेयर करेंगे आपके इसमें चैनल पर। थैंक्स ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।